किसान भाइयों, हम बात करेंगे कि गन्ना हमारा क्यों सूखता है और कैसे सूखता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। आगे वीडियो देखें और इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम रितेश कुमार शर्मा और जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि मैं एफएमसी कंपनी में मार्केटिंग डेवलपमेंट ऑफिसर के पद पे काम कर रहा हूं और तकरीबन 8 महीने से मैं इस कंपनी से जुड़ा हुआ हूं। और अभी किसान भाइयों, हमारा जो सीज़न चल रहा है वो गन्ने का सीज़न चल रहा है। गन्ने की बुवाई और गेहूं की कटाई और गेहूं, सरसों, इनका सीज़न चल रहा है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी जो 038 वैरायटी है उसमें कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, कौन कौन से रोग लगते हैं, कौन से कीट लगते हैं और कौन कौन से खरपतवार होते हैं, हमें उनसे बचाव कैसे करना है, हमें इस गन्ने की वैरायटी से अधिक उत्पादन कैसे करना है, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो इससे पहले मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि जो हमारे चैनल को देख रहे हैं, हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और शेयर कर दें, जिससे कि मैं आगे जो आने वाली समस्याएं हैं और आने वाली फसल हैं उनके बारे में मैं आपको बता सकूं और जहां तक मैं आपको जो जानकारी दूंगा, जहां तक दूंगा वो सही ही दूंगा। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर कर दें। तो बात करते हैं गन्ने की। गन्ना हमारा 1 वर्षीय फसल है, जो कि 1 साल की फसल है, जिसमें हम बुवाई से लेके और गन्ने की कटाई तक, मिल तक जाने तक की हम बात करेंगे। तो अभी हमारे जो किसान भाई हैं, 038 को लेके बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। 038 जो वैरायटी है सन 2020 से और सन 2023 चल रही है। इसके बीच में किसान भाइयों को किस दिक्कतों का सामना करना पड़ा, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो हमारे बहुत से किसानों का कहना है कि हमारा जो गन्ना है जून तक तो बहुत ही बढ़िया चलता है और जुलाई और अगस्त में आके हमारा गन्ना सूखने लगता है। तो सूखने की जो समस्या है उस पर भी हम बात करेंगे, कैसे हमारा गन्ना सूखता है और किस महीने से सूखना स्टार्ट होता है और किस स्थिति में सूखता है और कहाँ से सूखना स्टार्ट होता है। तो उस बारे में हम बात करेंगे। माफ़ करना किसान भाइयों, अभी मैं ड्यूटी पे हूँ। एक्चुअली हमारी मिल में ड्यूटी लग रही है कोराजन को लेके। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि एफएमसी कंपनी में मैं जॉब करता हूँ और मेरी ड्यूटी लगी हुई है चीनी मिल में। तो किसानों का आना जाना लगा ही रहता है हमारे पास। तो मैं बैठ के ड्यूटी के टाइम पे ही बैठ के आप लोगों को मैं जानकारी दे रहा था, वीडियो बना रहा था, जिससे कि आप लोगों को आप लोगों तक अच्छी जानकारी पहुंच जाए फसलों को लेके, फसल का बचाव हो जाए। मैं तो यही चाहूँगा कि आपकी फसल बहुत ही अच्छे तरह से हो, बहुत अच्छा उत्पादन हो और किसानों को मेरे किसान भाइयों को अधिक से अधिक फसल से फ़ायदा हो। तो मैं तो यही चाहूँगा। तो मैं बात कर रहा था टाइम की। हमारे किसान भाई 2 टाइम पे गन्ना बोते हैं, एक तो अक्टूबर और नवंबर के माह पे, एक फरवरी और मार्च के माह पे। अक्टूबर और नवंबर वाला जो गन्ना है उसके बारे में हम थोड़ा बताएंगे कि जो अक्टूबर नवंबर वाला गन्ना होता है, तो उस गन्ने में किसान भाई हम गन्ने के अलावा एक फसल और भी करते हैं, जैसे कि दलहनी कर लें या तिलहनी कर लें या गेहूँ उसके ऊपर बो दें, तो करते ज़रूर हैं। तो यहाँ पे मैं एक जानकारी और देना चाहूँगा कि जो तिलहनी फसल है और जो दलहनी फसल है उसमें मैं आपको यहाँ पे अंतर बताऊँगा कि हमें दलहनी फसल बोनी चाहिए या तिलहनी फसल बोनी चाहिए। दलहनी फसल में क्या होता है और तिलहनी फसल में हमारी ज़मीन को क्या होता है।
जो तिलहनी फसल है वो हम जो यूरिया डालते हैं, नाइट्रोजन डालते हैं अपनी ज़मीन में, तो वो डायरेक्टली जो आप डालते हैं वो चली जाती है, जो तिलहनी फसल होती है उसको चली जाती है, क्योंकि उसकी जड़ें ऐसी नहीं होती हैं जो कि नाइट्रोजन को इकट्ठा कर सके। तो वो ज़मीन की जो नाइट्रोजन होती है वो भी कहीं ना कहीं तक वो जो तिलहनी फसल होती है वो खींच लेती है। और जो हमारी दलहनी फसल है, दलहनी फसल के बारे में मैं आपको अगर बता दूं तो दलहनी फसल की जो जड़ें होती हैं, उसके जो जड़ें होती हैं उनमें एक गांठें होती हैं। वो गांठ का क्या काम होता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जो गांठें होती हैं, गांठों में एक राइजोबियम नाम का एक जीवाणु पाया जाता है उस गांठ में, जो दलहनी फसल होती है। तो उस जीवाणु का जो काम होता है राइजोबियम का, वो हमारी वायुमंडल की नाइट्रोजन जो होती है, वायुमंडल में एक्चुअली 70% नाइट्रोजन होती है और बाकी अन्य गैसें होती हैं। जो 70% नाइट्रोजन है दलहनी फसलों की जड़ें, जिसमें कि राइजोबियम नाम का एक जीवाणु होता है, वो उसका काम क्या होता है कि वो वायुमंडल की जो नाइट्रोजन होती है वो जड़ों तक पहुंचाता है, वायुमंडल से लेके, और जड़ों में अवशोषित कर देता है। तो वहाँ पे हमें ये कंडीशन हो जाती है कि हमें यूरिया की मात्रा कम लगानी पड़ती है। तिलहनी फसलों के अपेक्षा दलहनी फसलों में हमें यूरिया की मात्रा कम लगानी पड़ती है। और जब हम दलहनी फसल की जब कटाई करते हैं, कटाई करने के बाद में जड़ रह जाती है, जड़ को हम जुताई करते हैं। तो जुताई करने के साथ में जो दलहनी फसलों में जो जड़ों में नाइट्रोजन होती है वो हमारी मिट्टी में मिल जाती है, जिससे कि हमें आगे चल के यूरिया की मात्रा कम लगाने की आवश्यकता होती है। तो ये तो हो गया दलहनी और तिलहनी फसलों में जो हम करते हैं। अक्टूबर माह में गन्ना जो करते हैं उसमें दलहनी फसल और तिलहनी फसलों में अंतर हो गया। ठीक है, फिर बात करते हैं, हमने अक्टूबर माह वाले में गन्ने में फसल काट ली। फिर हमारा जब वो जनवरी और फरवरी स्टार्ट होता है, फरवरी माह में या मार्च माह में हमारी फसल कट जाती है, चाहे दलहनी हो या तिलहनी हो, मार्च तक हमारी फसल कट जाती है। उसके बाद में जब हमारे टेम्परेचर, देखो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, जो हमारा सन 2000 किसान भाई कहते हैं ना कि मतलब अब तो हम कोराजन भी डाल रहे हैं, फटेरा भी डाल रहे हैं या अन्य कोई दवाई डाल रहे हैं, तो हमारा काम नहीं कर रही, मतलब काम बहुत ही कम समय तक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जो हमारा वायुमंडल का टेम्परेचर है, देखो हर चीज़ टेम्परेचर वायुमंडल पर डिपेंड करती है, चाहे हम हुए, चाहे फसल हुई, चाहे कोई भी जीव हुआ, जंतु हुआ, पूरा जो भी है वो वायुमंडल के ऊपर ही निर्भर है। अगर वायुमंडल में पूरे साल वर्षा होती रही तब भी काम नहीं चलेगा, पूरी साल ठंड रही फिर भी काम नहीं चलेगा, या पूरी साल गर्मी रही फिर भी काम नहीं चलेगा। तो फसल हुई या हम हुए, जीव जंतु हुए, सबको मतलब टेम्परेचर भी चाहिए, ठीक है, ठंड भी चाहिए, गर्मी भी चाहिए और बरसात भी चाहिए। तो सन 2020 के बाद में मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि सन 2020 से पहले का जो तापमान था या टेम्परेचर था वो कुछ और था, और सन 2020 के बाद में जो टेम्परेचर आया है तो वो कुछ और है। सन 2020 के बाद में जो हमारा टेम्परेचर है वो बढ़ा है। अब टेम्परेचर जब बढ़ता है तो जो कीट होते हैं वो कीट टेम्परेचर में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक उदाहरण दूंगा मच्छर का। हमें मच्छर काटने से पहले हमें एक बीमारी बनती थी, मलेरिया बनती थी। अब जो अगर हम बात करें तो मच्छर को ही लेके बात करेंगे, क्योंकि हम मच्छर से पहले मलेरिया बनती थी, अब हमें बनने लगा डेंगू, क्योंकि डॉक्टरों का कहना है कि मच्छर के वजह से ही डेंगू बन रहा है। तो हम तो यही मानेंगे, क्योंकि जो डॉक्टर हमारी इलाज करते हैं हमें जो सलाह देते हैं तो हम तो वही बताऊंगा, तो मच्छर से ही डेंगू बन रहा है। तो आप एक चीज़ नोटिस करना, पहले हमें मलेरिया बनती थी, अब हमें डेंगू भी बन रहा है। अब डेंगू क्यों बन रहा है? मच्छर के 2 मुंह तो हो नहीं गए, या 8 टांगें नहीं हो गई हैं,
ठीक है, मच्छर वही है, लेकिन टेम्परेचर की वजह से उसमें कुछ हार्मोन्स ऐसे आ गए हैं कि मलेरिया तो बनती है, अब डेंगू भी बनने लगा, तो वो एक्टिव हो गया क्योंकि टेम्परेचर बहुत अधिक है। अब आप अभी जनवरी में ही देख लेते, जनवरी में शुरू में ही ठंड थोड़ी कुछ पड़ी थी, बाद में इतनी गर्मी पड़ने लगी। तो और आपको पता है कि फरवरी, नवंबर, दिसंबर और जनवरी की ठंड होती है, लेकिन वहाँ पे हमें देखने को मिला कि जनवरी में इतनी गर्मी हो गई कि वैसे ठंड नहीं थी, फिलहाल मेरे हिसाब से नहीं थी जैसी पड़ती थी। तो मुद्दे की बात करते हैं, तो ठंड जो मतलब टेम्परेचर होता है, पूरी जो फसल है टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। अगर हमारा टेम्परेचर हाई है तो हमारे जो खेत के कीट हैं जो हमें हानि पहुंचाते हैं, तो वो बहुत ही प्रभावशाली हो जाते हैं, बहुत ही एक्टिव हो जाते हैं। तो वहाँ पे हम जो भी दवाई का प्रयोग करते हैं वो लंबे समय तक ना करके वो हमें कुछ ही समय तक ही लाभ पहुँचाती है। अगर हमने सस्ती दवाई डाली है तो 10 दिन काम करेगी, महंगी दवाई डाली है तो 1 महीना की खींच देगी, करेगी। लेकिन टेम्परेचर की वजह से, अब जैसे कोई पहलवान है वो अखाड़े में लड़ रहा है, ठीक है, उसके पास पावर है, ठीक है, और एक दूसरा पहलवान है उसके पास उससे कम पावर है, ठीक है, तो वो लड़ेगा तो ज़रूर, ठीक है, मारेगा भी, हो सकता है वो 1 थप्पड़ मारे और जो जिसके पास ताकत ज़्यादा है वो 2 थप्पड़ मार दे, लेकिन मारेगा ज़रूर, लड़ेगा ज़रूर। तो ऐसे दवाई का है, दवाई काम करेगी ज़रूर, लेकिन अगर सस्ती होगी, ठीक है, तो कम समय तक फ़ायदा करेगी। अगर महंगी आप कंपनी की अच्छी कंपनी की डाल लें तो मतलब थोड़ा ज़्यादा समय तक फ़ायदा करेगी, लेकिन करेगी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हमारे खेत में अगर गन्ने में अगर हम गन्ना की बात कर रहे थे, गन्ने में हमारा लगता है तना छेदक। तो तना छेदक जो कीट लगता है तब मतलब मैक्सिमम लोग कोराजन का प्रयोग करते हैं, मैक्सिमम मैं मानता हूँ मैक्सिमम लोग कोराजन का प्रयोग करते हैं। लेकिन 1 साल से मुझे कुछ मतलब मैंने किसान भाइयों से मिलकर कुछ ऐसा नोटिस करा है कि कोराजन भी मतलब किसान भाइयों का ही कहना है, किसान भाइयों का ही कहना है कि कोराजन अभी फ़ायदा नहीं कर रही है। तो उसमें भी मैं कंडीशन बताऊंगा कि क्यों फ़ायदा नहीं कर रही है, हम कोराजन से लाभ कैसे ले सकते हैं, वो चीज़ भी मैं बताऊंगा। तो मैं बात कर रहा था दवाई की और टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर की वजह से जो हमारे खेत के कीट हैं वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, जो हमारे हानिकारक कीट हैं। हमारे खेत में सबसे पहले बात करेंगे तना छेदक की। तो तना छेदक और जो कंसुआ रोग लगता है, तना छेदक और कंसुआ के लिए हम कोराजन का प्रयोग करवाते हैं और किसान भाई करते हैं, और उससे अधिक समय तक मतलब अधिक लंबे समय तक उससे लाभ लेते हैं। तो कुछ किसान भाइयों का कहना है कि इस साल कोराजन ने फ़ायदा नहीं करा। अब क्यों नहीं करा वो भी हम आपको बताएंगे। चलो बता ही देते हैं यहाँ पे कि कोराजन ने फ़ायदा क्यों नहीं करा। देखो, हम इस समय हमारी मिल में ड्यूटी चल रही है, हम बहुत मतलब मैक्सिमम किसानों से मिलते हैं, जो गन्ना लेके आते हैं हम उनसे मिलते हैं, हम उनसे बात करते हैं, हम उनसे फसल के बारे में बात करते हैं कि मतलब अभी आपने अपने खेत में क्या करा है, क्या करने वाले हैं, गन्ने को लेके मतलब क्या शिकायत है, मतलब तो किसान भाई बताते हैं कि गन्ना हमारा सूख रहा है बस, और कोई समस्या नहीं है, और कोराजन ने मतलब इस साल फ़ायदा नहीं करा। तो कोराजन के बारे में अगर मैं बात करूं तो कोराजन बहुत हाई लेवल की दवाई है, महंगे के साथ में आपके खेत में लंबे समय तक फ़ायदा भी करती है। लेकिन फ़ायदा किन किसानों के खेत में नहीं करती वो मैं आपको अभी बताता हूँ। कोराजन फ़ायदा उन किसानों के खेत में नहीं करती है। कुछ किसान भाइयों से मैं मिला, उनसे मैंने जाना कि कुछ किसान भाइयों का कहना था कि मैं 150 ml की शीशी ले गया और 50 किलो यूरिया ली और प्रति एकड़ की दर से हमने बिखेर दी। अब जो स्प्रे करने वाली दवाई है वो हम अगर यूरिया में मिला के डालेंगे तो वो कैसे फ़ायदा करेगी, वो आप मुझे मतलब कमेंट में बताएंगे।
तो जो मतलब ड्रिंचिंग करने वाली दवाई है, चोइया लगाने वाली दवाई है, अगर हम उसकी स्प्रे कर देंगे तब भी फ़ायदा नहीं करेगी। अब किसान भाई क्या करते हैं कि कोराजन को ले गए, उन्होंने 6 टंकी का घोल बनाया और स्प्रे मार दी, तब भी फ़ायदा नहीं करेगी। कुछ किसान भाई 150 ml ले गए, उन्होंने 50 किलो का यूरिया का कट्टा लिया और बिखेर दिया, तब भी फ़ायदा नहीं करेगी। देखो, हमें यहाँ पे 3 चीज़ें अपनाना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़, दवाई डालने का सही समय, दवाई डालने का सही विधि और दवाई डालने की सही मात्रा। अगर हम इन 3 चीज़ों को फॉलो कर लेते हैं, अपने जीवन में ले आते हैं, तो हम कितनी भी सस्ती दवाई डाल लें, कितनी भी महंगी दवाई डाल लें, वो फ़ायदा करेगी। हाँ, ये चीज़ है कि सस्ती डालेंगे तो कम समय तक फ़ायदा करेगी, और महंगी डालेंगे, अच्छी कंपनी की डालेंगे तो अधिक समय तक फ़ायदा करेगी। लेकिन फ़ायदा करेगी, लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि हमें इन 3 चीज़ों को अपनाना होगा, तब फ़ायदा करेगी। ऐसा नहीं है कि मतलब उल्टी सीधी डाल के चले आए समय बचाने के चक्कर में, या लेबर के चक्कर में, लेबर का अभाव है तो मतलब चले आए ऐसे डाल के। तो ऐसा किसान भाइयों को नहीं करना है, क्योंकि हम पैसा खर्च कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो हमें सही समय, सही मात्रा और सही विधि का प्रयोग खेत में ज़रूरी है। तो हम बात कर रहे थे कोराजन को लेकर। कोराजन कुछ किसान भाई, मैंने बताया कि कुछ किसान भाई यूरिया में डाल के, यूरिया में मिला के फेंक आते हैं, कुछ किसान भाई 6 टंकी का घोल बना के स्प्रे कर आए, और कुछ किसान भाई हमें ऐसे मिले कि उन्होंने सही विधि का प्रयोग भी करा है। मतलब जैसे हम बताते हैं 400 लीटर पानी में आपको ड्रिंचिंग करनी है, उन्होंने करी। सही डोज का भी, सही मात्रा का भी प्रयोग करा। 150 ml की शीशी ले गए, 400 लीटर पानी लिया, उन्होंने ड्रिंचिंग करी। फिर भी उन किसानों का कहना है कि हमारे खेत में कोराजन ने फ़ायदा नहीं करा। तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूँ, वो जो किसान होते हैं जिन्होंने सही विधि का भी प्रयोग करा और सही मात्रा का प्रयोग करा, लेकिन उन किसानों ने सही समय का प्रयोग नहीं करा। हम बताते हैं कि हमें गन्ना बुवाई से 45 दिन से पहले पानी से पूर्व हमें कोराजन का ड्रिंचिंग कर देना चाहिए। तो उन किसान भाइयों ने क्या करा है, उन्होंने जून और जुलाई में उन्होंने ड्रिंचिंग करी है। तो इस वजह से अब यार एक चीज़ बताओ, मैं आपसे ही पूछता हूँ कि हमारे खेत में तना छेदक लग गया, तना छेदक लगने के बाद में हमारे खेत में 20% का नुकसान हो गया, उसके बाद में हम दवाई का छिड़काव करते हैं या कोराजन की ड्रिंचिंग करते हैं। अब 20% का जो नुकसान हो गया वो हमारा वापस हो जाएगा? कभी भी नहीं होगा, वो आप भी जानते हैं। हमारा जब हम मिल में गन्ना डालने जाएंगे तो वो 20%, अगर 100 कुंटल का काट रहे हैं तो वो 20 किलो हमारा, अगर 100 कुंटल का काट रहे हैं तो 20 कुंटल वो हमारा कम ही जाएगा, मिल तक ही कम जाएगा। अब आप क्या चाहते हैं कि हमारा वो 20 कुंटल कम हो जाए? नहीं ना, कोई भी किसान नहीं चाहता। सभी ये किसान चाहते हैं हमें 100% लाभ हो, हम जो दवाई डालें उससे हमें 100% का लाभ हो, हम जो फसल करें हमारी फसल खेत से 100% बढ़िया निकले। सभी किसान चाहते हैं, और 100 नहीं 110% लाभ चाहते हैं किसान भाई। तो हमें मतलब खेती हम करेंगे तो क्रमबद्ध तरीके से हम खेती करेंगे। ऐसा नहीं है मतलब सही समय का प्रयोग नहीं करा, सही विधि का प्रयोग नहीं करा, सही दवाई की डोज का प्रयोग नहीं करा, फिर बाद में शिकायतें आती हैं, मतलब दवाई को लेकर शिकायत होती, तो ये सब नहीं करना है किसान भाइयों। मैं आपको बता दूं, हम पैसा खर्च कर रहे हैं, हम कोई भी रियायत नहीं कर रहे हैं खेत में, हम बहुत ही अच्छे तरह से मेहनत करते हैं और बहुत ही फसल को बहुत ही गंभीर तरह से लेते हैं। तो कोराजन अच्छी दवाई है, और वो टेम्परेचर की वजह से आपके खेत में थोड़ा मतलब हम जो
कोराजन की जो PHI है वो 90 दिन तक है। 90 दिन तक अगर आपने सही समय पे अगर कोराजन की ड्रिंचिंग कर दी और सही विधि से कर दी, सही मात्रा डाल दी, तो शायद तो आपका जो कोराजन का ड्यूरेशन है, समय है, वो 90 दिन तक आपके खेत के अंदर 100% काम करेगी, आपके खेत में तना छेदक नहीं लगने देगी। और रही बात कंसुआ की, हम जब चौमास लगता है, हम हिंदी में बात करेंगे, जब चौमास लगता है, जुलाई अगस्त का महीना जब आता है, तो जुलाई अगस्त के महीने में, जून जुलाई में हमें एक फटेरा का पैकेट लेना है 7.5 किलो का। हम 7.5 किलो का फटेरा का पैकेट 20 से 25 किलो यूरिया में मिला के हम प्रति एकड़ की दर से उसमें खेत में डाल देंगे। तो मेरा मानना है कि आपके खेत में कंसुआ भी नहीं आएगा, ये मैं कहता हूँ। और जो बात रही सूखने के ऊपर मैं आपको बता दूं, ये सबसे गंभीर समस्या और सभी किसानों की है। देखो यहाँ पे क्या होता है, गन्ना हमारा क्यों सूखता है? गन्ना जो लाल सड़न रोग लगता है, लाल सड़न एक बहुत ही गंभीर बीमारी है 038 के अंदर, जो कि हमारी 2 साल से लग रही है। लाल सड़न रोग क्या होता है, अंदर से गन्ना लाल पड़ता है और चोटी से सूखता है और जड़ तक सूखता चला आता है। उसमें क्या होता है, उसमें लाल सड़न रोग लग जाता है। और वो किस कारण लगता है? वो लगता है हमारा फफूंदी के कारण। हम गन्ने को उपचारित करके नहीं बोते हैं, फंगीसाइड से, फफूंदी नाशक से। और जो हम बीज डालते हैं उसमें कहीं ना कहीं हम गलती करते हैं। जो हम बीज लेते हैं वो हम अंदर से लाल सड़न वाला रोग से ग्रसित मतलब बीज को बो देते हैं। तो इस कारण से हमारा जो गन्ना होता है, वो जब हमने बीजी वाला बीमारी वाला डाला है, तो जो हमारा फसल होगी वो तो बीमारी ग्रसित होगी, जायज़ सी बात है। तो जो हम यहाँ पे सावधानी क्या बरतनी है, हमें जो बीज बोते हैं वो हमें अच्छे से देख के लेना चाहिए। ये हमारा अंदर से लाल नहीं है, या हमें बिल्कुल फ्रेश बीज लेना चाहिए। और जब हम बीज को बोते हैं उस समय अगर फंगीसाइड में बीज को ट्रीट करके, उपचारित करके अगर बोया जाए, तो इस रोग से हमें बचाव मिल सकता है। अगर उस समय वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते किसान भाई, समय का अभाव होता है, उस समय अगर किसान भाई कुछ नहीं कर सकते, तो जहाँ पे हमारा जो गन्ना सूखने का जो समय है वो जुलाई अगस्त का है, ठीक है। जुलाई अगस्त में हमारा गन्ना सूखना स्टार्ट हो जाता है। उस समय हमें उससे पहले ही हमें उसमें स्प्रे करनी पड़ेगी। उसमें स्प्रे कौन सी करनी पड़ेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। कौन से महीने में करनी पड़ेगी? हमारा महीना जब लगता है मई और जून का, हम मई में स्प्रे कर सकते हैं। वहाँ पे एक कंडीशन हो जाती है। कंडीशन क्या होती है? वहाँ पे हमें फंगीसाइड तो डालना ही होता है। फंगीसाइड ऐसा नहीं है कोई सस्ता वाला ले आए फंगीसाइड और छिड़काव मार दिया। गन्ना हमारा ये समझ लो एक साल की फसल है और बहुत ही मजबूत फसल है। हमें बहुत ही अच्छा वाला फंगीसाइड लेना है और एक लेना है एंटीबायोटिक। दोनों को मिला के मई और जून के महीने में हम उसकी स्प्रे कर दें। मई के महीने में कर देंगे तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि रोग आने से पहले अगर हम स्प्रे कर देते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि पता लगा हमारे खेत में रोग तो लग गया, अब फिर छिड़काव। अब किसान भाइयों की एक मतलब खासियत मैं आपको बता दूं, जब किसान भाई दुकान की तरफ, मार्केट की तरफ जब भागते हैं, जब हमारे खेत में जब तक मतलब उसका प्रभाव दिखने नहीं लगता है। अगर तना छेदक लग गया तो तना छेदक लगने के बाद में जब हमारा गन्ना सूखना स्टार्ट हो जाता है, तब जो किसान भाई हैं वो फिर मार्केट की तरफ भागेंगे, फिर दुकानदार की सलाह लेंगे। अगर हम जैसे अगर उनके पास में टच है तो हमारी भी सलाह लेंगे। वो बीमारी या कीट लगने के बाद में, नुकसान होने के बाद में फिर वो सलाह लेते हैं। तो जो नुकसान हो गया उसको तो बचाया नहीं जा सकता, वो तो भगवान भी नहीं बचा सकता। जो नुकसान हो गया वो तो हो गया। हम क्या करते हैं, अगर हमें पता है कि
हमारा मार्च अप्रैल में हमारा तना छेदक आ जाएगा गन्ने में। तो इससे बढ़िया हम फरवरी में उससे पहले 1 महीना पहले ही उसका छिड़काव कर दें, तो हम उससे बच सकते हैं ना। आप बताओ, बच सकते हैं ना, हम अपने फसल को बचा सकते हैं, हमारी फसल में नुकसान नहीं होगा। तो इस तरह से मतलब हमें, अगर हमें पता है कि फरवरी में हमारा तना छेदक आ जाता है, मार्च में तना छेदक आ जाता है, तो हम पहले उसकी दवाई का, अप्रैल में तना छेदक आ जाता है तो हम 1 महीना पहले ही अगर हम दवाई का छिड़काव कर दें तो हम उस फसल को 100% बचा सकते हैं, अन्यथा नहीं बचा सकते। तो ये किसान भाइयों के अंदर एक कला मान लो, कला ही समझ लो कि नुकसान होने के बाद में वो सलाह लेते हैं। तो हमें नुकसान होने से बचाने से पहले अगर हम उसका उपचार कर दें तो हो सकता है हमें 100% रिजल्ट मिले और आगे हम 100% गन्ना काट सकें। तो ये तो किसान भाइयों के हम उनके मतलब व्यवहार की बात कर रहे थे। बाकी जो बात चल रही थी मतलब सूखने की, कैसे गन्ना सूखता है, किस दवाई का प्रयोग करना चाहिए, तो हमने बताया वहाँ वो हमारा फंगस के कारण सूखता है और वहाँ पे हमें फंगीसाइड का प्रयोग करना आवश्यक होता है। अगर हम पहले उपचारित करके गन्ना बोते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। अगर हम नहीं कर पाते हैं उस टाइम पे, तो मई के महीने में हमें एक बढ़िया सा फंगीसाइड लेना है, फफूंदीनाशक लेना है और एक एंटीबायोटिक के साथ में हमें उसका छिड़काव कर देना है। उससे आपका गन्ना सूखेगा नहीं, उसमें लाल सड़न रोग नहीं लगेगा। अगर पहले से ही आपने मतलब रोग ग्रसित गन्ना बो रखा है तो भाई साहब कोई नहीं रोक सकता आपका, इस रोग से बचने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि आपने बीमारी वाला तो गन्ना पहले ही बो रखा है। अब वही कहावत है ना, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। बहुत पुरानी कहावत है, बड़े बूढ़े कहते हैं हमारे कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो उस गन्ने को तो कोई किसान भाई नहीं बचा सकता। अगर आपने फ्रेश गन्ना बोया है फिर भी उसके बाद में अगर बीमारी आती है तो उसके लिए हम दवाई का प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं किसान भाइयों से यही निवेदन करूंगा कि हम इसका निष्कर्ष जो निकल के आया है, मैंने आपको बताया कि सभी किसान भाई सही समय, सही विधि और सही मात्रा का प्रयोग करें, जिससे कि हमें फसल से 100% लाभ हो। हम 99% भी हानि नहीं चाहते, 1% भी हानि नहीं चाहते। तो हमें क्या करना है, 100% लाभ लेने के लिए हमें सही विधि, सही मात्रा और सही समय का ध्यान रखना पड़ेगा, तभी हम फसल से 100% का लाभ ले सकते हैं, अन्यथा नहीं ले सकते हैं। सभी किसान भाइयों को हमारा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। आगे जो आने वाली फसलें हैं और यहीं पे मैं अपनी वार्तालाप समाप्त करता हूं, और जो आने वाली फसलें, आने वाली जानकारी है, सभी के बारे में मैं एक एक करके बताऊंगा। और रोज़ हमारी एक वीडियो आएगी, उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट है और मैं आपकी सपोर्ट करूंगा। वीडियो के माध्यम से करूंगा, मिलके करूंगा, हर तरह से मैं आपकी सपोर्ट करूंगा। खेत पे जाके करूंगा, क्योंकि मैं नौकरी कर रहा हूं। मुझे आप जहां मतलब किसी भी खेत पे बुलाओगे मैं आऊँगा, जहां भी बुलाओगे मैं आपसे मिलने ज़रूर आऊँगा। तो आप मेरी सपोर्ट करें, मैं आपकी सपोर्ट करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मैं अच्छी से अच्छी जानकारी आपको दूंगा और फसल से रिलेटेड आपको जानकारी दूंगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।